फंडा इन्वेस्टिंग में डाइव करने से पहले थोड़ा और डिटेल में समझना भी बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें या क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले मैंने सिर्फ एक ब्रीफ एग्जांपल देके आपको नेट प्रॉफिट का पैरामीटर या मुनाफे की बात तो बताई, बट व्हाट आर दी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, ये हम देखते हैं स्टार्टिंग विथ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जैसे मैंने आपको आइडिया बताया कि अंडरलाइंग बिजनेस कैसा है वो इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है और आगे भी ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। अब आगे ट्रैक रखना मतलब कि अलग अलग सोर्सेज से ये कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना कि आने वाले टाइम में कंपनी परफॉर्म कैसे करेगी। एक तो क्वालिटेटिव होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज है जो आगे ग्रो करेंगी, जैसे कि एआई, इथेनॉल, ग्रीन एनर्जी। ये हम बेसिकली ये तो कॉमन सेंस भी लगा के हमें पता लग सकती है। इसके अलावा जो बहुत ही टेंजिबल चीज है वो ये है कि कंपनी ना पूरे साल भर में चार बार Q1, Q2, Q3, Q4 हर 3 महीने के इंटरवल पे अपने रिजल्ट्स पब्लिश करती है। और बहुत सारी कंपनीज मैनेजमेंट इंटरव्यूज, कॉन कॉल वगैरह देती है। तो ये सब कॉन कॉल मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके जहां पे वो सवाल जवाब करते हैं, कंपनी आंसर्स करते हैं कि आपको क्या लगता है ग्रोथ कैसा होगा, आपको क्या लगता है कि ये साल अगर आपकी इतनी अच्छी सेल्स हुई तो क्यों हुई, खराब सेल्स हुई है तो क्यों हुई है। तो ये सारी चीजें हमें मैनेजमेंट इंटरव्यूज, कॉन कॉल्स इनके थ्रू पता लगती है। और कीपिंग ट्रैक मतलब यही सारे फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे कर रही है और मैनेजमेंट कितना पॉजिटिव या नॉट सो पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अभी तो हमने बात की कि चलो अज्यूम कर लिया हमने सही स्टॉक चुना है, बट थोड़ा अगर पीछे जाइए और इंपॉर्टेंट ये भी तो होता है कि सिलेक्टिंग द स्टॉक के ये इन्वेस्ट कहां करना है। तो उसके लिए फाइंडिंग और चूजिंग द स्टॉक और इवैल्यूएटिंग, सॉरी यहां पे इवैल्यूएट अ स्टॉक, ये भी बहुत जरूरी है। तो किसी भी इन्वेस्टिंग में ना दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक तो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, और तीसरा होता है हाइब्रिड। अब आप बोलोगे जनक भाई ये टॉप डाउन बॉटम अप कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। यस, लेट मी राइट दिस डाउन फॉर यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप डाउन अप्रोच। बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच ये कहता है कि आप सीधा स्टॉक मत उठा लो और उसको स्टडी करो, आप पहले इकोनॉमी को स्टडी करो। इकोनॉमी मतलब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। बेसिकली ये पता लगता है जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इंडिया में टोटल जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो जो सर्विसेज बन रहे हैं किसी भी साल में, वो उसकी वैल्यू क्या है और वो कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है। से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बन रहे थे और एक साल बाद ये 110 के बन रहे हैं, तो ये 10% की ग्रोथ हुई। तो ये टाइम टू टाइम हर पीरियोडिकली आपको इसके अपडेट्स मिल जाते हैं कि व्हाट इज द फोरकास्टेड जीडीपी। यहां पे इन्वेस्टर्स जो और भी मतलब एडवांस इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ इंडिया को इवैल्यूएट नहीं करते, यूएसए कैसा ऑप्शन है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल चाइना में इन्वेस्ट करना कैसा है, ठीक है। बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इसको आपने सुन के रखा होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं बट ये जैसे जैसे चीजें आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल द थिंग्स कि आप सिर्फ इकोनॉमी इंडिया की नहीं, आप दूसरे देशों की भी स्टडी कर सकते हो। बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इफ यू आर जस्ट बिगनिंग आउट, मेक सेंस कि आप इंडिया में ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि इंडिया आपके होम मार्केट है और आप ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओगे। बट क्या इंडिया की जीडीपी सही है या नहीं? इन्फ्लेशन की क्या हालत है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो टिपिकली जीडीपी इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। अगर जीडीपी बढ़ानी है तो आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन ये कॉन्ट्राडिक्टरी चलते रहते हैं। अब ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन बेसिकली ये सब एक तरीके से आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। हालांकि ग्रोथ तो ऐसे नहीं है कि आरबीआई चाहे तो 15%, 12% नहीं, वो बहुत सारी चीजें मतलब डेमोग्राफी और अलग अलग फैक्टर्स पे होती है। बट अगर आप ग्रोथ को बढ़ाने जाओ ना, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है। कैसे? अगर ग्रोथ चाहिए तो आरबीआई सिंपल सा उनके पास टूल्स होते हैं कि पैसों की आप सप्लाई बढ़ा दो मार्केट में, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। अगर पैसों की सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे और कंज्यूम या स्पेंड भी करेंगे। अगर कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को नई फैक्ट्रीज डालनी पड़ेंगी, नई माल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी एक्सपांड होगी और इकोनॉमी एक्सपांड होगी। बट इसके साथ चीजें क्या होगी पता है? जैसे डिमांड बढ़ती है ना, वैसे ही महंगाई भी बढ़ जाएगी। अगर से फॉर एग्जाम्पल आप आज सब्जी के किसी भी सब्जी या नींबू के आप एक नींबू के आप 7, 8, 10 रुपए दे रहे हो, ठीक है। आप
अगर उसकी डिमांड और ज्यादा होगी तो महंगाई से वो 12-13 रुपए होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन। तो ये दोनों को बैलेंस करके रखना, ये बहुत बड़ा रोल होता है आरबीआई का। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू एनालाइज द इकोनॉमी, के अभी इकोनॉमी में आप कौन से स्टैंड पॉइंट पे हो। इज आरबीआई मोर टिल्टेड या मोर in favor of growth or GDP, or more in favor of controlling inflation? As we are speaking in the month of May 2022, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर है। तो ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ग्रोथ भैया थोड़े टाइम के लिए स्लो हो जाएगी, चलेगी, बट इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह से आपको इकोनॉमी सबसे पहले एनालाइज करनी होगी। नो डाउट ये काफी डिटेल में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, बट टॉप डाउन अप्रोच कहता है कि आप इकोनॉमी से स्टार्ट करो, उसके बाद इकोनॉमी में देखो कि कौन कौन सी इंडस्ट्री फेवर में रह सकती है आने वाले टाइम में। से फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया ग्रीन एनर्जी, काफी सारे आपको आप सुनते होंगे प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 15 अगस्त को अनवील की, जहां पे वो ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर सकती है, स्टोर कर सकती है, से फॉर एग्जांपल उनके पास उनको टेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये एक थीम पता लग गई, उसके बाद हमें इंडस्ट्रीज ढूंढनी होती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी थीम में बहुत आगे रहेंगी। से फॉर एग्जांपल अब बात थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ये वेल एस्टैब्लिश है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले 3-4-5 सालों में बढ़ने ही वाले हैं। तो वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से दूसरे सब सेक्टर्स हैं, तो ये आपको, ये थोड़ा सा मैं ना क्लटर हटा देता हूं, एक सेकंड। तो ये टॉप डाउन की हम बात कर रहे हैं, जहां हमने इकोनॉमी से स्टार्ट किया, हम आए इंडस्ट्री पे, और इंडस्ट्री के अंदर भी सब सेक्टर्स देखे। अब यहां पे ये दोनों मिला के कौन कौन सी कंपनीज बेनिफिट करेंगी ना, ये हमें मोर और लेस पता लग जाएंगी। से फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में, अब इन जनरल इकोनॉमी में अभी बात हो रही है कि इकोनॉमी में हमारा खर्चा तेल पे निर्भरता बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑयल का कंजम्पशन अगर हमें कम करना है तो हमें ग्रीन की तरफ झुकना पड़ेगा, पेट्रोल में इथेनॉल डालना पड़ेगा ताकि पेट्रोल का बिल कम हो, अपना हमें कम इंपोर्ट करना पड़े। तो ये हमें पता लग गया कि ऑयल पर डिपेंडेंसी है। ऑयल को अगर कंट्रोल करना है तो आइदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने होंगे या पेट्रोल में इथेनॉल डालना होगा। ठीक है, तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इथेनॉल के चलते कौन कौन सी कंपनी बेनिफिट करेंगी, ये शॉर्टलिस्ट करो और इन्हें इवैल्यूएट करो। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। इसका ठीक उल्टा बॉटम अप। बेसिकली ये कहता है कि आप स्टार्ट करो कि कौन कौन से, आपने कुछ फिल्टर स्क्रीनर्स लगा दिए, आपको पता है कि सिर्फ जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि रिलायंस बड़ी बड़ी डील्स अनाउंस कर रहा है टेलीकॉम में, इसमें तो से आपने रिलायंस से स्टार्ट किया। चलिए रिलायंस इज नॉट सो एक्यूरेट एग्जांपल, हम स्टार्ट करते कि टाटा पावर, काफी मैंने नाम सुन के रखा है, उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट टाटा का ग्रुप है, मुझे भरोसा है, जस्ट अज्यूम करते कि इट इज गुड, मुझे अच्छी लगी ये कंपनी जितना भी मैंने फाइनेंशियल्स देखे। ठीक है, फिर उसकी हम इंडस्ट्री देखेंगे कि क्या वो ऐसी इंडस्ट्री में जो आगे ग्रो करेगी और वो इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट कर सकती है। तो आप कंपनी से चालू करके इकोनॉमी की तरफ जाते हो, बट यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच पकड़ो। मेरा पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल अगर आप पूछोगे ना तो ये दोनों का हाइब्रिड है। अब ये हाइब्रिड मतलब क्या, मैं नो डाउट सी इकोनॉमिक जीडीपी के नंबर्स ना बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएट नहीं होंगे। आपने एक बार इंडिकेटर स्टडी कर ली ना अच्छे खासे, मीडियम टर्म में वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते। हाँ, कंपनीज की परफॉर्मेंस फाइनेंशियली ऊपर नीचे हो सकती है, बट इकोनॉमी के नंबर्स बहुत वाइडली वेरी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ थीम हाइब्रिड बेस पर मुझे ये पता है कि आने वाली सालों में ना कुछ ऐसी थीम्स है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, या ग्रोइंग थीम्स है, सनराइज थीम्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल एआई या टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज। अब इसमें ER&D करके एक सब सेक्टर है विच वी कैन टॉक अबाउट, जहां पे प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स को टेक के साथ एनेबल करने का काम करते हैं, गाड़ियों में सॉफ्टवेयर लगाने का। तो AI एक थीम हो गई। से फॉर एग्जांपल इथेनॉल, अभी जस्ट कुछ देर पहले बात की, गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि पेट्रोल में आप इथेनॉल ब्लेंड करो ताकि उससे नो डाउट पोल्यूशन तो कम हो ही, ऑयल पे भी डिपेंडेंसी कम हो और सेविंग्स हो।
तीसरा सेक्टर जैसे मैंने बता दिया रिन्यूएबल्स। तो ऐसे मैंने थीम पकड़ लिए और इसमें कौन कौन सी कंपनीज बेस्ट है ना, ये आइडेंटिफाई करो। तो आप आइधर सीधा कंपनीज भी मत पकड़ो या सीधा इकोनॉमी भी मत पकड़ो, आप बीच में कहीं पे थीम्स पकड़ो या ऐसी इंडस्ट्रीज पकड़ो जो आने वाले टाइम में जिसपे आप बुलिश हो, और उसमें आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो विच स्टैंड टू बेनिफिट। तो ये होता है हाइब्रिड अप्रोच जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। सो दिस इज एसेंशियली टॉप डाउन बॉटम अप वर्सेज हाइब्रिड अप्रोच। मैंने वैल्यू चेन भी बताई। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, ये सबको पता है। बट टाटा मोटर्स के पीछे गाड़ियों के सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेशली बनाए गए एल्यूमिनियम के पार्ट्स, वो कौन सप्लाई करता है, व्हील्स, टायर्स। तो आप पूरी वैल्यू चेन में अगर देखोगे ना, बहुत सारे स्टॉक्स तो आपको कंज्यूमर या फ्रंट फेसिंग होंगे, जो फेमस नाम होंगे सब आपको पता लगेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर कोई और एफएमसीजी कंपनी चिप्स बनाती है तो उसका पैकेट कौन बनाता है, ई कॉमर्स पे सेल करने वाली चीजें कौन कौन सी है, उनके सिस्टम्स कौन बनाता है ई कॉमर्स के। सो बहुत सारी पूरी बहुत बड़ी वैल्यू चेन होती है। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ चीजें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव मतलब कंपनी का मुनाफा, सेल्स। सो बेसिकली तीन आपको रिजल्ट्स देखने, तीन तरह के रिपोर्ट्स होती है जो आपको देखनी होती है। अगेन ज्यादा डिटेल में यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट बैलेंस शीट सुना होगा आपने। बेसिकली नंबर्स से रिलेटेड जो भी आप एनालिसिस करते हो, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा कुछ क्वांटिटेटिव, क्वांट नंबर्स, और क्वालिटेटिव कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू तो नहीं है, जो कंपनी बोलती है वैसा करती है, जो कंपनी के सीईओ है, डायरेक्टर्स है, वो कितना क्वालिफाइड है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल की कंपनी है एंड द सीईओ हु इज लीडिंग द कंपनी इज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ से आईटी, तो थोड़ा मिसमैच हो गया ना। अगेन दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट ना हो, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि क्या कोई ऑडिटर ने रिजाइन किया है या नहीं किया। कंपनी ऐसा तो नहीं है कि मुनाफा नहीं बना रही बट सीईओ बहुत सारी सैलरी ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन तो आई नहीं है। तो ये सारी चीजें क्वालिटेटिव में आती है। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है वाइल फंडामेंटली एनालाइजिंग। जैसे मैंने बात किया ग्रोथ ट्रिगर्स और फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग, और फाइनली ये सब एक्सप्लोर करने के बाद आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोजेक्शंस, मतलब बिजनेस कितना फास्ट ग्रो करेगा, और करंट वैल्यूएशन यानी कि आप आज कितनी कीमत दे रहे हो वो बिजनेस की, वो देखना बहुत जरूरी है। तो वो कीमत आप दोस्तों ये समझिए, वैल्यूएशन मतलब एब्सोल्यूट प्राइस नहीं होता। स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्टर्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि से अगर दो स्टॉक चल रहे हैं ए और बी, एक की कीमत 10 रुपये और दूसरे की 1000 रुपये ना, तो ये मान लेते हैं कि ये सस्ता है। हालांकि दिस इज नॉट अ ट्रू, ये सस्ता हो भी सकता है बट शेयर प्राइस इज नॉट वैल्यूएशन। दूसरे रेशियोज होते हैं जो आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जब आप एक्सप्लोर करोगे आपको पता लगेगा, बट शेयर प्राइस को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैंने बताया कि प्राइस मूवमेंट ट्रैक की जाती है ये ऐसे कोई चार्ट पे, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। सो फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, वो इंडिकेटर्स और ट्रिगर्स ढूंढते हैं कि क्या ऐसे वाले पॉइंट पे कोई इंडिकेटर मिल रहा है जहां पे मैं बाई कर सकूं, और ऐसे वाले पॉइंट पे कोई इंडिकेटर मिल रहा है जहां पे मैं सेल कर सकूं। तो दे लुक आउट फॉर सच ट्रिगर्स एंड इंडिकेटर्स, ठीक है, टू बाई एंड टू सेल। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है, यू बाई लो एंड सेल हाई टू क्रिएट प्रॉफिट थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में एक और छोटा सा जार्गन है, सोचा वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। सो व्हाट इज दिस ट्रेंड? ट्रेंड मतलब स्टॉक की दिशा किस तरफ की है। तो ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप इन्फोसिस देखोगे तो ये सिंपल है कि ये ऊपर ही जा रहा है, बट अगर आप वो लॉन्ग ड्यूरेशन को थोड़ा जूम इन करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड्स भी है। ये देखिए यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक सिर्फ एक ही दिशा में जाए, देयर कैन बी अप ट्रेंड ऑल्सो इन द शॉर्ट टर्म, देयर कैन बी डाउन ट्रेंड ऑल्सो। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी डाउन ट्रेंड हो सकता है, अगर बिजनेस खराब है तो वो नीचे नीचे जा सकता है। एंड देन देयर कैन बी साइडवेज मूवमेंट ऑल्सो, जहां पे स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जाता, एक रेंज में ही घूमता रहता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ये जार्गन भी आपको पता होने चाहिए। हमने फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस देख लिया क्या होता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जनक भाई ये हम दोनों ही कंबाइन नहीं कर सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंपल आंसर इज यस, दोनों ही कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। अगर आप धोनी के फैन हो तो आप कोहली की बैटिंग एंजॉय नहीं कर सकते। और यही थॉट यही लागू होता है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए।
टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों के ही प्रिंसिपल्स को कंबाइन करना अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, ये स्कूल ऑफ थॉट को टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग कहते हैं।